हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं द रॉयल स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 4 ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जिसमें ये 4 टॉपिक जो हैं वो क्लियर करवाए गए हैं। टोपोग्राफिकल मैप, जियोलॉजिकल साइंस, अल्टीमेट्रिक फ्रिक्वेंसी ग्राफ और ऑम्ब्रोथर्मिक चार्ट। ये 4 टॉपिक जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया जा चुका है। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें ओशियन करंट और ओशियन सैलिनिटी जो है वो पूरा करेंगे। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है ओशियन करंट। ओशियन करंट जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय जल का एक निश्चित दिशा में होने वाला निरंतर और नियमित प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय धारा किसे कहते हैं? तो जो महासागरीय जल है, महासागरीय जल का एक निश्चित दिशा में, यानी कि उसका एक निश्चित दिशा होता है, एक निश्चित दिशा में होने वाला निरंतर और नियमित प्रवाह। एक निश्चित दिशा में जो जल होता है महासागरीय जल, वो निरंतर और नियमित जो होता है वो प्रवाहित होते रहता है, उसे ही हम महासागरीय धारा कहते हैं। अब महासागरीय धारा के बारे में हम कुछ जानेंगे, जैसे कि पहला, यह समुद्र के भीतर बहने वाली नदी की तरह है जिसका मार्ग और गति निश्चित होती है। यह जलराशि हजारों किलोमीटर तक का सफर तय करती है। इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर तापमान का संतुलन बनाना है। तो महासागरीय धाराएं का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है पृथ्वी पर तापमान का संतुलन बनाना। अब दूसरा हम पढ़ेंगे महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण, यानी कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के क्या कारण होते हैं, महासागरीय धाराएं क्यों उत्पन्न होता है। तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति जो है वो किसी एक कारण से नहीं, बल्कि कई भौतिक कारकों के सम्मिलन से होता है। अब उन भौतिक कारकों में क्या क्या आता है? पहला है पृथ्वी का घूर्णन, दूसरा है प्रचलित पवनें, तीसरा है तापमान में भिन्नता और एक है लवणता में अंतर। तो पृथ्वी के घूर्णन से महासागरीय धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं? तो पृथ्वी जो होती है वो अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये वाइवा में पूछा जाता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, तो हमेशा बताना है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किधर? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और इस गति के कारण क्या होता है? कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, जो धाराओं को उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है। ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। और ये कोरियोलिस बल जो होता है वो धाराओं को, जैसे कि ये है वर्ल्ड मैप, ग्लोब है, और ये उत्तरी दिशा है, मतलब उत्तरी गोलार्ध है, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। जब धाराएं जो होती है वो उत्तरी गोलार्ध में होती है, तो ये धाराओं को उत्तरी गोलार्ध में क्या करता है? दाहिनी ओर मोड़ देता है, दाहिनी ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है वो अपने बाईं ओर, अपनी दिशा की बाईं ओर मोड़ देता है। इस प्रकार से ये जो कोरियोलिस बल है इस धाराओं को प्रभावित करती हैं। प्रचलित पवनी धाराओं को कैसे उत्पन्न करती हैं? तो हवाएं समुद्र की सतह पर घर्षण पैदा करती हैं। जो हवाएं होती हैं वो समुद्र की सतह पर घर्षण पैदा करती हैं। क्या पैदा करती हैं? तो घर्षण, जिससे जल जो है वो हवा की दिशा में बहने लगता है। व्यापारिक पवनें और पछुआ पवनें, यानी ट्रेड विंड जो होता है और पछुआ पवनें जो होती हैं वो धाराओं की दिशा तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं। कौन सी पवनें? तो व्यापारिक पवनें और पछुआ पवनें। ये सब क्या करती हैं? ये सब धाराओं की दिशा को तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं। अब तीसरा है तापमान में भिन्नता। तापमान में भिन्नता के कारण भी धाराओं की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। कैसे होती है? तो भूमध्य रेखा पर जल जो होता है वो गर्म होकर फैलता है। भूमध्य रेखा पर जल गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद वो फैलता है, हल्का हो जाता है, और फिर फैलता है और हल्का हो जाता है। जबकि ध्रुवों पर जल ठंडा और भारी होता है। इस अंतर के कारण जल गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर बहने लगता है। और इसी अंतर, मतलब इसी तापमान में अंतर के कारण जो जल होता है वो गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर बहने लगता है, और इस प्रकार से जलधारा की उत्पत्ति होती है। चौथा है लवणता में अंतर। तो अधिक खारा पानी भारी होता है। जो पानी अधिक ज़्यादा खारा होता है वो क्या होता है? भारी होता है, नीचे बैठता है, जबकि कम खारा पानी ऊपर रहता है। यह घनत्व का अंतर ऊर्ध्वाधर धाराओं को जन्म देता है, यानी ये क्या करता है? वर्टिकल करंट को जन्म देता है, यानी इससे वर्टिकल करंट जो होती है वो पैदा होती है। अब धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो धाराओं को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, एक बार धारा उत्पन्न हो जाने के बाद, जब एक बार धारा जो हो जाती है उत्पन्न हो जाती है, उसकी दिशा और गति को निम्नलिखित कारक जो हैं
वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। पहला है तट रेखा की आकृति। तो इसमें देखा जाता है कि तट रेखा की आकृति जो है वो कैसी है। तट रेखा की आकृति के कारण भी धाराएं जो होती है वो प्रभावित होती हैं। जब कोई धारा किसी द्वीप या महाद्वीप के किनारे से टकराती है तो वह उसी के अनुरूप मुड़ जाती है। क्या होती है, जब कोई धारा किसी द्वीप या महाद्वीप के किनारे से टकराती है तो उसी द्वीप या महाद्वीप के अनुरूप वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तली की बनावट, तो धारा को प्रभावित करता है कौन, तली की बनावट भी जो है वो धारा को प्रभावित करता है। समुद्र के नीचे मौजूद पहाड़ और खाइयाँ, समुद्र के नीचे भी क्या होते हैं, पहाड़ होते हैं, खाइयाँ होती हैं, बड़े बड़े मैदानी भाग होता है। तो ये क्या करते हैं, धाराओं की गति को धीमा या तेज कर सकती है। कौन, समुद्र के नीचे जो मौजूद पहाड़ और खाइयाँ हैं वो भी धाराओं की गति को धीमा या तेज कर सकती हैं। अब तीसरा है ऋतु परिवर्तन। विशेषकर हिंद महासागर में मानसूनी हवाओं के बदलने से धाराओं की दिशा जो है वो पूरी तरह बदल जाती है। विशेषकर कौन से महासागर में, तो हिंद महासागर में। यहाँ पे मानसूनी हवाओं के बदलने से क्या होता है, यानी कि यहाँ पे मानसूनी हवाओं के बदलने, जब कोई विशेष स्थिति होती है जैसे एल नीनो या ला नीनो की स्थिति जब आ जाती है तो इसमें धाराओं की जो दिशा होती है वो पूरी तरह बदल जाती है। चौथा है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी जो होता है वो अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस घूर्णन के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसे क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं। क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे कोरियोलिस बल कहते हैं। और इसी कोरियोलिस बल के कारण जो धाराएं हैं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसी प्रभाव के कारण महासागरों में विशाल वृत्ताकार घेरे बनते हैं जिन्हें गायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गायर कहा जाता है। अब महासागरीय धाराओं के प्रकार, तो महासागरीय धारा जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक गर्म जल धाराएं होती हैं जिन्हें वार्म करंट कहते हैं और एक ठंडी जल धाराएं होती हैं जिन्हें कोल्ड करंट कहते हैं। तो वार्म करंट क्या है, ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। क्या होता है, जो गर्म जल धाराएं होती हैं, ऐसे ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पे, तो जो गर्म जल धाराएं हैं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं और ठंडी जल धाराएं जो हैं वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती हैं। तो ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, उन्हें हम गर्म जल धाराएं कहते हैं। और इनका जो तापमान होता है वो मार्ग के जल से अधिक होता है। मार्ग में पड़ने वाले जल से क्या होता है, इनका तापमान ज़्यादा होता है। जैसे कि गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसियो धारा, ये दोनों क्या हैं, वार्म करंट हैं, गर्म जल धाराएँ हैं। अब ठंडी जल धारा, तो ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। जो ठंडी जल धारा है वो क्या करती है, ध्रुवों से ये भूमध्य रेखा की ओर चलती है। इनका तापमान कम होता है, यानी मार्ग में आने वाले जल से इनका तापमान जो होता है वो कम होता है, इसलिए इसे ठंडी जल धारा बोला जाता है। जैसे कि लेब्राडोर की जल धारा और कैनारी धारा, ये दोनों क्या है, ठंडी जल धारा है। विश्व के 3 प्रमुख महासागरों की गर्म और ठंडी जल धाराएं, तो सिलेबस में 3 प्रमुख महासागरों की जलधाराओं को दर्शाने के लिए बोला गया है। और वो 3 प्रमुख महासागर कौन कौन से हैं, एक है अटलांटिक महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर और तीसरा हिंद महासागर है। तो अटलांटिक महासागर के गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा कौन कौन सी हैं, तो अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील धारा यानी ब्राज़ील की जो जलधारा है, उत्तरी विषुवतीय धारा और फ्लोरिडा धारा, ये सब गर्म जलधाराएँ हैं। और लेब्राडोर की धारा, कनारी की धारा जिसे कैनारी धारा भी बोला जाता है, एक है बेंगुएला की जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा, ये सब ठंडी जलधारा है। ये कौन से महासागर के हैं, तो अटलांटिक महासागर के हैं। मैप में हम देख सकते हैं, जैसे कि ये है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन का ये मैप है। इसमें यहाँ पे दिख रहा है फॉकलैंड की जलधारा, ये ठंडी जलधारा है जो ब्लू कलर से दर्शाया गया है, ब्लू लाइन से, उसे हम ठंडी जलधारा कहते हैं। और जो रेड कलर से दिखाया गया है वो वार्म करंट है, गर्म जलधारा है। तो फॉकलैंड की जलधारा यहाँ पे है, यहाँ पे ब्राज़ील की ये गर्म जलधारा है। ये है बेंगुएला की जलधारा, ये बेंगुएला की जो धारा है वो ठंडी जलधारा है। ये सभी जलधाराएं जो हैं वो प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाएंगे, और कौन सा जलधारा जो है वो गर्म है और कौन सा ठंडा है ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी पूछा जाएगा। और कौन सी जलधारा जो है वो कहाँ पे बहती है ये सिर्फ मैप दे दिया जाएगा, और मैप में डिनोट करना पड़ेगा आप लोगों को कि यहाँ पे कौन सी जलधारा है, यानी जलधारा का नाम आप लोग को लिखना पड़ेगा। इसके लिए सबको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा है, फॉकलैंड की जलधारा है। जैसे कि यहाँ पे फॉकलैंड की जलधारा, ये कैसी जलधारा है, तो ये ठंडी जलधारा है। यहाँ पे बेंगुएला की जलधारा है, और ये बेंगुएला की जलधारा भी ठंडी जलधारा है। और ये सब अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। और एक कैनारी की जलधारा जो है ये भी ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर की जलधारा भी एक ठंडी जलधारा है। और यहीं पे नॉर्वे की धारा जो है वो एक गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम भी एक गर्म जलधारा है। उत्तरी विषुवतीय जलधारा जो है वो भी एक गर्म जलधारा है।
ब्राज़ील की जलधारा भी एक गर्म जलधारा है। और यहाँ पे गिन्नी की धारा है। कौन सी धारा है? यहाँ पे गिन्नी की जलधारा, ये भी एक गर्म जलधारा है। अटलांटिक महासागर का हो गया। अब प्रशांत महासागर का, तो इसमें गर्म जलधारा में कौन कौन से धारा आ जाते हैं? क्यूरोशियो धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह। और ठंडी जलधारा में ओयाशियो धारा, पेरू अथवा हम्बोल्ट धारा, पेरू की धारा भी बोला जाता है या हम्बोल्ट की धारा भी बोला जाता है इसे, कैलिफोर्निया की धारा। तो इससे मैप से समझते हैं प्रशांत महासागर की धाराओं को। तो इसमें प्रशांत महासागर जो है वो ये है पैसिफिक ओशियन करंट। तो इसमें यहाँ पे क्यूरोशियो की धारा दिखाई दे रही है, ये गर्म जलधारा है। इधर है ओयाशियो की धारा, ये ठंडी जलधारा है। क्यूरोशियो जो है वो इधर दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है और ये ओयाशियो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। यह है उत्तरी प्रशांत प्रवाह। यहाँ पे कौन सा प्रवाह है? उत्तरी प्रशांत प्रवाह, जो कि एक गर्म जलधारा है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैलिफोर्निया की जलधारा। ये कैलिफोर्निया के पास ही स्थित है, इसलिए इसे कैलिफोर्निया की धारा नाम पड़ा, मतलब कि स्थान के नाम से भी जलधारा का नाम जो है वो पड़ता है। यहाँ पे कैलिफोर्निया की जलधारा है। और ये है पेरू अथवा हम्बोल्ट की जलधारा, जिसे जो कि पेरू तट के सामने है, इसलिए इसे पेरू की जलधारा भी कहते हैं। और इस जलधारा का नामकरण जो है वो हम्बोल्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था, हम्बोल्ट नामक ज्योग्राफर। तो इसी ज्योग्राफर के नाम पर जो है वो इस जलधारा का नाम पड़ा है, हम्बोल्ट की जलधारा। तो इसे पेरू की जलधारा और हम्बोल्ट की जलधारा दोनों कहते हैं। ये एक ठंडी जलधारा है। यहाँ है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ये एक गर्म जलधारा है। अब इंडियन ओशियन का देखेंगे, हिंद महासागर का। तो हिंद महासागर में कौन कौन सी धाराएं जो हैं वो गर्म हैं और कौन कौन सी ठंडी हैं? तो इसमें अगुलहास धारा, अगुलहास की धारा जो है वो गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक धारा, मानसून प्रवाह, ये सभी गर्म जलधाराएं हैं। और ठंडी जलधाराओं में आता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा और अंटार्कटिका प्रवाह, ये सब ठंडी जलधाराएं हैं। जैसे कि हम मैप में देख सकते हैं, ये है इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर की धाराएं। यहाँ पे सोमालिया की धारा, ये भी गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक धारा, ये भी गर्म जलधारा है। यहाँ पे अगुलहास की धारा, ये भी एक गर्म जलधारा है। और यहीं पे सामने मेडागास्कर की जलधारा दिखाई दे रही है, ये भी गर्म जलधारा है। और यहाँ पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई की धारा है, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा है। और इधर से पश्चिमी प्रवाह, पश्चिमी प्रवाह जो होता है वो ठंडा होता है हमेशा, क्योंकि ये ध्रुवों की ओर चलते रहता है, ध्रुवों की ओर प्रवाहित होता है, इसलिए यह हमेशा जो होता है वो ठंडा होता है, पश्चिमी प्रवाह। नोट में हम देखेंगे जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं, जैसे कि न्यू फाउंडलैंड। तो न्यू फाउंडलैंड के पास क्या होता है? गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म जलधारा है और लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। तो जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती है वहाँ पे क्या होता है? वहाँ घना कोहरा छाया रहता है। क्या होता है? घना कोहरा छाया हुआ रहता है। और वह क्षेत्र जो है वो मछली पकड़ने के लिए यानी फिशिंग ग्राउंड्स के लिए दुनिया में सबसे प्रसिद्ध होते हैं। जहाँ पे क्या होता है, इधर से गर्म जलधारा और इधर से ठंडी जलधारा जो मिलती है, तो मिलने के कारण यहाँ पे विशेष प्रकार के प्लैंकटन विशेष प्रकार के पौधे उत्पन्न होते हैं। उन पौधों को, वो पौधा जो होता है उसे प्लैंकटन कहते हैं। और ये प्लैंकटन जो होता है इसे खाने के लिए यहाँ पे मछलियाँ आती हैं। और इन्हीं मछलियों के कारण जो होता है, यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ जो होती हैं वो प्लैंकटन को खाने के लिए आती है, जिसके कारण ये जो पूरे विश्व में मछली के लिए प्रसिद्ध होता है वह क्षेत्र जहाँ पे गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराएँ आपस में मिलती हैं। तो यही इसी तरह का एक स्थान है गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे। तो ये गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है और यहाँ पे ठंडी जलधारा है। और इसका बीच का जो क्षेत्र है उसे हम न्यू फाउंडलैंड के नाम से जानते हैं इस क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ न्यू फाउंडलैंड नामक एक द्वीप है, इसीलिए इस क्षेत्र को न्यू फाउंडलैंड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे विश्व का सर्वप्रसिद्ध फिशिंग ग्राउंड्स यानी मछली पकड़ने का स्थान है। अब इसी तरह मैप बनाना है ओशियन करंट का। इसमें इंडेक्स में दिखाना है कोल्ड करंट और वार्म करंट। कोल्ड करंट को ब्लू पेन से दिखाना है और वार्म करंट को रेड पेन से दिखाना है। अटलांटिक ओशियन एक मैप में है, यहाँ पे इंडियन ओशियन इस मैप में है और पैसिफिक ओशियन करंट जो है वो इस मैप में है। इस मैप को आप अलग अलग भी बना सकते हैं या तो एक ही बार में एक ही वर्ल्ड मैप में आप इसको सभी को दर्शा सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक है हमारा ओशियन सैलिनिटी यानी कि महासागरीय लवणता। तो महासागरीय लवणता यानी ओशियन सैलिनिटी किसे कहते हैं? समुद्री जल के भार और उसमें घुले हुए ठोस पदार्थों के भार के अनुपात को लवणता कहते हैं। तो महासागरीय लवणता जो है समुद्री जल का भार और उसमें घुले हुए जो ठोस पदार्थ होते हैं उसके भार के अनुपात को लवणता कहते हैं। और इसे प्रति 1000 भाग यानी कि पार्ट्स पर 1000
पीपीटी में व्यक्त किया जाता है। पार्ट्स पर थाउजेंड यानी पीपीटी, इसे किस चीज़ में व्यक्त किया जाता है लवणता को? तो प्रति 1000 भाग में व्यक्त किया जाता है। महासागरों की औसत लवणता जो होती है वो लगभग 35 पीपीटी होती है। कितनी? 35 पीपीटी होती है, जिसका अर्थ क्या होता है? 1 केजी यानी 1 किलोग्राम समुद्री जल में 35 ग्राम नमक घुला होता है। इसका अर्थ है 35 पीपीटी का अर्थ होता है 1 किलोग्राम समुद्री जल में 35 ग्राम नमक। महासागरीय लवणता का वितरण, तो ये महासागरीय लवणता का जो वितरण है इसे हम क्षैतिज स्तर और ऊर्ध्वाधर स्तर पे देखेंगे। तो क्षैतिज स्तर पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या है? तो खुले सागर, यहाँ पे लवणता अधिक स्थिर रहती है। खुले सागरों में क्या होता है? लवणता जो होती है वो अधिक स्थिर होती है। यहाँ लवणता बढ़ती या घटती नहीं है, ये स्थिर रहती है। और तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्रों में क्या होता है? नदियों द्वारा मीठा पानी लाने के कारण यहाँ पे लवणता जो होता है वो कम होता है। भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा पे यानी विषुवत रेखा पे यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा क्यों होती है? यहाँ पे जो हवाएं होती है वो गर्म होकर ऊपर उठती है और संवहनीय वर्षा होती है। यहाँ पे ज़्यादा गर्म होकर ऊपर उठती है, संघनन होता है, बादल भारी होता है और फिर वर्षा के रूप में वो जमीन पे बरस जाता है। तो इसलिए भूमध्य रेखा पे अत्यधिक वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पे लवणता जो होता है वो औसत से थोड़ा कम होता है। कितना होता है? लगभग 34 पीपीटी के आसपास में होता है, औसत से थोड़ा कम। औसत कितना है? औसत 35 पीपीटी है। औसत जो है वो 35 पीपीटी से कम 34 पीपीटी कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा में। अयन वृत्त, तो अयन वृत्त किसे बोला जाता है? अयन वृत्त ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को बोला जाता है अयन वृत्त, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा को। जैसे कि ऐसे ग्लोब है, ग्लोब कैसा होता है? ऐसे ग्लोब है। ये है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं। और ये है कर्क रेखा और ये मकर रेखा। इन दोनों को क्या बोला जाता है? तो इन दोनों को अयन वृत्त बोला जाता है। और यहाँ पे आर्कटिक वृत्त हो जाएगा, यहाँ पे अंटार्कटिक वृत्त हो जाएगा। इस प्रकार से जो अक्षांश रेखाएं होती है ये एक वृत्त के समान होती है, यानी कि दोनों साइड से होती है, इसलिए इसे वृत्त कहते हैं। तो अयन वृत्त में क्या होता है? महासागरीय जो लवणता होता है वो उच्च तापमान और अधिक वाष्पीकरण के कारण यहाँ जो लवणता होती है वो सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? 36 पीपीटी से 37 पीपीटी तक होती है। सर्वाधिक लवणता जो होती है वो अयन वृत्त में होता है। ऊर्ध्वाधर वितरण देखेंगे, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लवणता का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन आता है। सतह पर वाष्पीकरण और वर्षा का प्रभाव पड़ता है, लेकिन गहराई में लवणता बहुत तेजी से बदलती है। गहराई में जो लवणता होती है वो बहुत ही तेजी से बदलती है। हेलोक्लाइन, तो हेलोक्लाइन क्या है? समुद्र का वह स्तर जहाँ गहराई के साथ लवणता बहुत तेजी से बदलती है उसे हम हेलोक्लाइन कहते हैं। उस स्तर मतलब समुद्र का एक स्तर होता है, जैसे कि ये एक समुद्र है और किसी स्तर के बाद मान लो ये एक स्तर, यहाँ के बाद जो लवणता है वो बहुत ही स्पीडली यहाँ पे बदलती है, बहुत तेज़ी से बदलती है, तो इस स्तर को हम हेलोक्लाइन कहेंगे। लवणता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण कौन कौन से हैं? तो लवणता को प्रभावित करने वाले कारण में आते हैं वाष्पीकरण, ताज़ा जल का आगमन, वायुमंडलीय दबाव और पवन, समुद्री धाराएं। तो महासागरीय लवणता कई प्राकृतिक कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। पहला है वाष्पीकरण यानी एवापोरेशन। तो वाष्पीकरण की दर जितनी अधिक होगी, यानी कि जितना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा लवणता जो है वो उतनी ही बढ़ेगी। यही कारण है कि गर्म और शुष्क क्षेत्रों में लवणता अधिक होता है। जो क्षेत्र क्या होता है? गर्म और शुष्क होता है, उन क्षेत्रों में लवणता ज़्यादा होती है। जैसे कि लाल सागर क्या है? वहाँ पे लवणता ज़्यादा होती है क्योंकि वो एक बंद सागर है। वहाँ पे जो महासागरों के द्वारा वहाँ पे पानी नहीं आती है नहीं जाती है, ये एक बंद सागर के रूप में है और ये गर्म और शुष्क होता है, जिसके कारण यहाँ पे लवणता भी ज़्यादा होती है। ताज़ा जल का आगमन, तो नदियों का जल, वर्षा का जल, बर्फ़ के पिघलने से समुद्र में जो मीठा पानी आता है मिलता है, जिससे लवणता कम हो जाती है। तो नदियों के जल से, वर्षा के जल से और बर्फ़ के पिघलने से जो जल प्राप्त होता है वो मीठा पानी होता है, एक प्रकार से ताज़ा जल होता है। तो उनके मिलने से लवणता जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो समुद्र का घोल होता है वो पतला हो जाता है ताज़ा पानी के मिलने से, और घोल पतला होने के कारण लवणता भी कम हो जाती है। उदाहरण के लिए गंगा और अमेजन जैसी बड़ी नदियों के मुहाने पर कम लवणता पाई जाती है। क्या होता है? गंगा और अमेजन जैसी बड़ी बड़ी नदियों के मुहाने पर कम लवणता जो है वो पाई जाती है। वायुमंडलीय दबाव और पवन, पवनें जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। पवनें क्या करती हैं? पवनें जो होती हैं, जैसे कि एक ही दिशा में, हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली जो पवनें होती हैं वो जल को क्या करती हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं।
जिससे लवणता का पुनर्वितरण होता है। जिससे क्या होता है, लवणता का पुनर्वितरण होता है। हवाएं सतह के खारे पानी को हटाकर नीचे से कम खारा पानी जो है वो ऊपर ला सकती हैं। हवाएं क्या करती हैं, हमेशा एक ही दिशा की ओर प्रवाहित होती रहती हैं, और जब हवाएं प्रवाहित होती हैं तो वो क्या करती है, ऊपर का जो ऊपरी सतह का जो खारा पानी होता है, खारा पानी को हटाकर जैसे ही वो खारे पानी को हटाती है, नीचे से जो है नीचे वाला पानी ऊपर आ जाता है, कम खारा पानी ऊपर ला देती है कौन, हवाएं। इस प्रकार से वहाँ पे लवणता कम हो जाता है। ये समुद्री धाराएं, ओशियन करंट कैसे लवणता को प्रभावित करती हैं, तो गर्म धारा और ठंडी धारा। गर्म धारा जो होती है वो लवणता को बढ़ाती है, और ठंडी धारा क्या करती है, लवणता को घटाती है। इस प्रकार से जो धाराएं हैं वो भी लवणता को प्रभावित करते हैं। ये है ओशियन सैलिनिटी का मैप। इसी प्रकार से डायग्राम बनाना है ओशियन सैलिनिटी का। इसमें क्या दिखाना है, यहाँ पे लिखना है सॉविंग सरफेस सैलिनिटी ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियन। यहाँ पे लिखना है सॉविंग सरफेस सैलिनिटी, यानी कि सरफेस सैलिनिटी, सतही लवणता ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियन, मतलब कि दुनिया के, विश्व के महासागरों का सतही तापमान, सतही लवणता को दिखाया गया है यहाँ पे। और ये पूरा वर्ल्ड मैप है, और वर्ल्ड मैप में क्या होता है, विषुवत रेखा पे, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पे और ध्रुवों पे लवणता कम होती है। तो ध्रुवों पे और विषुवत रेखा पे लवणता कम होती है। विषुवत रेखा पे क्या होता है, औसत से थोड़ा कम होता है। ध्रुवों में तो न्यूनतम होता है, ध्रुवों में एकदम न्यूनतम लवणता पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा जो लवणता है वो मध्य अक्षांश में पाया जाता है। मध्य अक्षांश यानी कि ये पार्ट, ये जो है ये पार्ट में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है, इस पार्ट में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। और ध्रुवों पे, भूमध्य रेखा पे क्या होता है, ये है ध्रुव वाला भाग, इसमें जो है वो कम लवणता पाई जाती है, सबसे कम न्यूनतम लवणता पाई जाती है। यहाँ पे 33, 32 इस प्रकार से पाया जाता है, 31 पीपीटी तक भी पाया जाता है, 30 पीपीटी तक भी पाया जाता है। और यहाँ पे अयन वृत्त यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के पास सबसे हाईएस्ट 36 से कभी कभी 39 पीपीटी, 37 पीपीटी इस प्रकार से पाया जाता है। इस प्रकार से हमारा जो 2 टॉपिक था पार्ट 3 वाला, ओशियन करंट और ओशियन सैलिनिटी कंप्लीट हो गया। बस इतना ही था। अब अगला पार्ट में हम पढ़ेंगे 3 टॉपिक जो बाकी बचा हुआ है।